नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। आधुनिक भारत के इतिहास का पहला चैप्टर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन में हम इस समय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की पहली वीडियो बनाई है। युद्ध क्यों हुआ था, उसका रीज़न क्या था। जो सबसे पहला आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था वो 1740 से लेकर के 1748 तक चला था और वो एक्सापल संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ था। तो ये ध्यान दें कि वह संधि केवल एक नाम मात्र की थी। बट ये मैं कह दूं कि यह दोनों कंपनियों के अपनी तैयारी को आंकने से संबंधित तो ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। बहुत ध्यान से पढ़ लें, कहानी बता देता हूँ, फिर मैं आपको लिखा दूंगा, आप लिख लीजिएगा। पहले सुनिए केवल। दोस्तों, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो हुआ वो 1751 से 1755 के बीच में हुआ। इस समय डुप्ले जो है भारतीय रियासतों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था सुपरमेसी को लेकर आंग्ल और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष हुआ और वो सुपरमेसी थी पॉलिटिकल कंट्रोल, भारत की रियासतों पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना। तो इस संदर्भ में हैदराबाद में उत्तराधिकार को लेकर के राजा कौन बनेगा, इसको लेकर के संघर्ष प्रारंभ हुआ। संघर्ष का रीजन क्या ही था कि हैदराबाद का जो निज़ाम था वो था निज़ाम उल मुल्क। हैदराबाद का जो निज़ाम था चिनकिलिच खां, और उसका पूरा नाम था निज़ाम उल मुल्क आसफ जां। इसका वास्तविक नाम था चिनकिलिच खां। ये कौन था, ये आप जान लीजिए। चिनकिलिच खां उत्तर मुगल काल में उत्तर मुगल शासकों के यहाँ एक नवाब था। तो उत्तर मुगल काल, इसके बाद वाली क्लास वही होगी हमारी। तो उत्तर मुगल काल में षड्यंत्रों भरा माहौल देखकर चिनकिलिच खां वहाँ से दक्कन चला गया और हैदराबाद में एक स्वतंत्र रियासत की नींव रखी। तो प्रश्न आ जाता है इसी बहाने, आप ये भी समझ लीजिए कि हैदराबाद की स्थापना किसने किया। तो आप बता सकते हो साहब निज़ाम उल मुल्क। निज़ाम, इसका अगर आप पूरा देखना चाहें तो इसका नाम यही है, आसफ जाह निज़ाम। ये फारसी का शब्द निज़ाम मतलब आप शासक समझ लीजिए। निज़ाम उल मतलब का, मुल्क मतलब देश। तो हैदराबाद मुल्क उल का, मुल्क देश। तो निज़ाम उल मुल्क ये इसने उपाधि लिया था। इसका मूल नाम था चिनकिलिच खां। तो चिनकिलिच खां की जब 1748 में मृत्यु हो गई तो उसके बाद हैदराबाद में उनके उत्तराधिकारियों मुजफ्फर जंग और नासिर जंग में गद्दी प्राप्त करने का संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष में फ्रांसीसियों माने डुप्ले ने मुजफ्फर जंग का साथ दिया और नासिर जंग का साथ दिया अंग्रेज़ों ने। ठीक इसी प्रकार कर्नाटक में अनरुद्दीन और चांदा साहब के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था। यह चांदा साहब कौन था, तो आप अनरुद्दीन के पहले एक नवाब थे कर्नाटक के, उनका नाम था दोस्त अली मोहम्मद। ठीक, ध्यान सुनेंगे। कर्नाटक में पहले अनरुद्दीन से पहले नवाब हुए थे दोस्त अली मोहम्मद। इनका ये दामाद था, कौन, चांदा साहब। और तो अनरुद्दीन और चांदा साहब के बीच संघर्ष उत्तराधिकार को हुआ और इसमें अनरुद्दीन का साथ अंग्रेज़ों ने दिया और चांदा साहब का साथ फ्रांसीसी कंपनी ने दिया। जब ये तीनों मिल गए, चांदा साहब, डुप्ले और मुजफ्फर जंग, इन तीनों ने मिलकर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अनरुद्दीन की हत्या हो गई और यह युद्ध हुआ था 3 अगस्त 1749 को वेल्लोर के निकट
अनरुद्दीन मारा गया और कर्नाटक पर चांदा साहब का अधिकार हो गया। इस खुशी में चांदा साहब ने डुप्ले को पांडिचेरी का एक बहुत बड़ा भाग इनाम के रूप में दिया। अब इन तीनों की सेनाओं ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को गद्दी पर बैठाने का प्रयास किया, क्योंकि यहाँ शामिल मुजफ्फर जंग। तो नासिर जंग, तो इसमें क्लायू ने नासिर जंग से कहा कि तुम कर्नाटक पर आक्रमण करो, और कर्नाटक पर जब आक्रमण हुआ तो अंग्रेज भी नासिर जंग का साथ दिए, परंतु डुप्ले ने बड़ी चालाकी से नासिर जंग के अधिकारियों को अपनी ओर मिला लिया और अधिकारियों ने ही नासिर जंग की हत्या कर दी। इसके बाद मुजफ्फर जंग को आप यहीं देख लीजिए, मुजफ्फर जंग को गद्दी पर बैठाया गया। गद्दी पर बैठने से पहले ही मुजफ्फर जंग की भी हत्या कर दी गई। तब फ्रांसीसियों ने सलावत जंग को नवाब बना दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि क्लायू ने कर्नाटक पर, उसने कहा कि अगर हमको घेरा तोड़ना है, इन तीनों के गुट को तोड़ना है, तो हमको कर्नाटक पर हमला करना होगा। तो क्लायू ने क्या किया, कर्नाटक पर हमला कर दिया, क्योंकि इनकी सेनाएं कहाँ पर हैं, हैदराबाद में। कर्नाटक पर हमला कर दिया और अर्काट पर विजय हासिल कर ली। इसमें चांदा साहब का बेटा राजा खां पराजित हुआ। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद अब इनका जो गठबंधन था वो टूट गया। अब यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ फ्रांसीसी कंपनी के साथ कि फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया। यही सबसे बड़ी कमी थी फ्रांसीसियों की, डुप्ले का वापस बुला लेना। बुलाने का रीज़न ये था कि डुप्ले लगातार युद्ध लड़ रहा था और राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा था, जिससे फ्रांस की सरकार पैसा देने में असमर्थ हो रही थी। तो उसने क्या किया, डुप्ले को वापस बुला लिया। जब डुप्ले को वापस बुला लिया गया तो गोडेहू को गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। गोडेहू एक अदूरदर्शी व्यक्ति था, इसके अंदर सोचने की प्रबल शक्ति नहीं थी और इसने अंग्रेजों से संधि करना शुरू कर दिया। परिणाम ये हुआ 1755 में पांडिचेरी की संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर हरदम आ रहा है क्योंकि मैसूर आगे पढ़ना भी है। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हो गया। तो ये पांडिचेरी की संधि केवल एक युद्ध का विराम था, क्योंकि दोनों शक्तियों को लगता था कि हम तभी अपना व्यापार पर विकाधिकार कर पाएंगे जब कोई एक शक्ति यहाँ से हट जाएगी। तो फिर तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1755 से 1763 यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया। 1755 में यूरोप में अंग्रेजों मतलब इंग्लैंड और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष के कारण भारत में भी संघर्ष की भूमि तैयार हो गई दोनों कंपनियों के बीच में। तो 1758 ईस्वी में काउंट डी लाली को भारत भेजा गया फ्रांसीसी कंपनी को पुनः उसका विस्तार करने के। बहुत ध्यान सुने, 1758 ईस्वी में काउंट डी लाली को पुनः भारत भेजा गया फ्रांसीसी कंपनी का विस्तार करने के लिए। और यहाँ ध्यान से सुने दोस्तों, बहुत बड़ी बात हो चुकी थी, क्योंकि इस समझिए कि 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध, इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और उसकी मृत्यु हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। और इस युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत लाभ हुआ। मीर जाफर ने क्लायू और उसकी सेना को बहुत अत्यधिक मात्रा में वेतन दिया था, बहुत इनाम दिया था, और उस इनाम का प्रयोग अंग्रेजों ने अपनी सेना को बढ़ाने में किया। इसके पहले की पृष्ठभूमि समझें, 58 के पहले की पृष्ठभूमि समझें। इसके अलावा क्लायू ने वाटसन के सहयोग से चंद्रगिरी पर भी अपना अधिकार कर लिया।
वाटसन के सहयोग से चंद्रगिरी पर भी अधिकार कर लिया। अब अंग्रेज काफ़ी मजबूती में थे। परिणाम ये हुआ कि उसके बाद काउंट लाली और अंग्रेज़ों के बीच में छिटपुट संघर्ष होता रहा, लेकिन 1760 का वांडी वास का युद्ध, जिसमें काउंट डी लाली को अंग्रेज गवर्नर आयरकूट, उसका नाम था आयरकूट, अंग्रेज गवर्नर आयरकूट ने काउंट लाली को बुरी तरह पराजित कर दिया। और इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी कंपनी की पूरी तरह से भारत में पराजय हो गई। फ्रांसीसियों का एकदम वर्चस्व समाप्त हो गया और इस युद्ध के बाद यह समझौता हो गया कि फ्रांसीसी अब कोई भी कंपनी भारत में नहीं लगाएंगे, वह अपने दुर्गों को किलेबंदी नहीं करेंगे और वो पांडिचेरी तक ही सीमित रहेंगे। इसके बाद फ्रांसीसी पांडिचेरी तक ही सीमित रह गए। पूरे भारत से उनका जो है व्यापार का जो एकाधिकार करने का वर्चस्व था वह समाप्त हो गया। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय फिफ्थ मैसूर आ गया, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, उत्तराधिकार को संघर्ष कर्नाटका और हैदराबाद में हो रहा था। इस युद्ध में, इस संघर्ष में मुजफ्फर जंग, हैदराबाद मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच था। कर्नाटका में अनरुद्दीन और चाना साहब के बीच था। तो इस संघर्ष में दोनों कंपनियों ने इंटरफियर किया। फ्रांसीसी कंपनी मुजफ्फर जंग का साथ दिया हैदराबाद में और चादा साहब का साथ दिया कर्नाटका में। कर्नाटका में अनरुद्दीन का साथ अंग्रेज़ों ने दिया और नासिर जंग का साथ हैदराबाद में अंग्रेज़ों ने दिया। तो इस युद्ध में डुप्ले ने कर्नाटक पर विजय प्राप्त किया, कर्नाटक पर अधिकार कर लिया और चादा साहब को गद्दी पर बैठा दिया। चादा साहब ने पांडिचेरी का बहुत बड़ा भाग दिया। ठीक, अब नासिर जंग, अंग्रेज़ों ने अब नासिर जंग को उकसाया कि तुम कर्नाटका पर आक्रमण करो तो हमको एक रास्ता मिलेगा। नासिर जंग ने जब कर्नाटका पर आक्रमण किया तो उसी समय डुप्ले ने क्या किया कि नासिर जंग के अधिकारियों को अपनी ओर मिलाया और नासिर जंग की हत्या करवा दिया। मुजफ्फर जंग भी गद्दी पर बैठता बेचारा, उसके पहले उसकी हत्या कर दी गई। सलावत जंग को नवाब बना दिया गया। सलावत जंग जब डुप्ले ने बनाया उसी समय क्लायू ने कर्नाटका पर हमला कर दिया और सलावत जंग डर के मारे अंग्रेज़ों के साथ हो गया। रजा खां पराजित हुआ और इसी समय डुप्ले को वापस बुला लिया गया, जो इतिहास की सबसे, फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी भूल थी। गोडेहू यह एक अदूरदर्शी व्यक्ति था और इसने पांडिचेरी की संधि कर ली, तो सेकेंड आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हो गया। ये सप्तवर्षीय युद्ध तीसरी में प्रारंभ हुआ था यूरोप में, उसके परिणाम स्वरूप भारत में भी युद्ध प्रारंभ हुआ। 1758 में लाली को भेजा गया। उसके पहले प्लासी और वाटसन, इन दोनों ने बंगाल और चंद्रगिरी पर अपना अधिकार कर लिया था और 1760 का जो अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ आयरकूट और लाली के बीच में, इस युद्ध में फ्रांसीसियों के बुरी तरह समाप्त हो गया, उसकी पूरी सत्ता समाप्त हो गई। अब यह निश्चित हो गया कि भारत पर किसका आधिपत्य होगा। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मतलब कुल 4 क्लासेज हुई भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को लेकर के। इसके बाद हम अगला टॉपिक इतिहास का जो नया होगा वो शुरू करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में ही एक एक चैप्टर हम पढ़ाते चलेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो चारों क्लासेज को आप एक साथ पढ़िएगा और आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।